वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की हमारे सवाल आपके जवाब की क्लास में 24 नंबर टेस्ट आपके सामने उपलब्ध हो रहा है। इससे पहले 23 वीडियो आपको दे चुके हैं और प्ले लिस्ट में सारे कवर है राजस्थान जीके टेस्ट नाम से। तो जो विद्यार्थी नया है वो देख सकता है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का ये टेस्ट, जिसमें आपको राजस्थान के संदर्भ में, चाहे वो पटवार, वनपाल, रीट, कोई भी एग्जाम, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके की रोज 8 बजे लाइव टेस्ट की ये क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए कार्यरत निर्माण एजेंसी है। उत्तर के और उत्तरी पूर्वी सीमांत वर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए जो कार्यरत एजेंसी है वो कौन सी है राजस्थान के अंदर? तो इसका उत्तर हो जाएगा वो है सीमा सड़क संगठन। कौन सी? सीमा सड़क संगठन, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं BRO। क्या कहते हैं? BRO कहते हैं। यानी उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए यह संस्था 1960 से इस संगठन की स्थापना हुई थी। 1960 से ये कार्यरत है। फिर देखो BSF, जानते हो आप? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये अपने जो पाकिस्तान बॉर्डर है या बॉर्डर इलाकों में ये काम करती है, जो अर्धसैनिक बल है। रिड कोर, रिड कोर का नाम सुना होगा। RIDCOR, रिड कोर, यानी पूरा नाम होता है इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड। ठीक है, ये भी क्या काम करती है? इसमें भी इंडिया यानी केंद्र की और राजस्थान की 50+ सड़कों के निर्माण में ये काम करती है। और जुलाई 2000 PP संगठन के रूप में ये गठित हुई थी। NHI आपको बताइए, केंद्रीय नेशनल हाईवे, जिसका निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसके हाथ में होती है NG को, जिसको कहते हैं, अपने कहते हैं ना, नेशनल हाईवे के निर्माण की प्रक्रिया। तो ये सारे संगठन है अलग अलग परिवहन के क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की कार्यवाही के लिए। राज्य में वर्तमान में रेलवे के कितने जोन है और कितने मंडल हैं? कितने तो जोन है और कितने मंडल है? एक जोन 5 मंडल, एक जोन 4 मंडल, 2 जोन 5 मंडल, एक जोन 3 मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत बार मैं एग्जाम में बता चुका हूं, क्योंकि उत्तर पश्चिमी रेलवे या कोई भी जिसको अवार्ड मिलता है सर्वश्रेष्ठ, उसके बारे में मैं चर्चा सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं, ध्यान रखना, सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, रोज 7 बजे। वो भी आप ज्वाइन कीजिए। और 9 बजे आपको आज शाम 9 बजे क्लास मिलेगी राजस्थान की चित्रकला की। तो सही जवाब, राजस्थान में वर्तमान में एक जोन और 5 मंडल है। एक जोन कौन सा है? पूरे भारत में 18 जोन है वर्तमान में, जिनमें से एक जोन है उत्तर पश्चिमी, जो रेलवे का मुख्यालय जयपुर में हमारे राजस्थान में है। 5 मंडल कौन कौन से है याद रखना? जयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और जोधपुर। ठीक है, 5 मंडल है, 5 मंडलों में विभक्त है और एक जोन में। वैसे पूछे ये 5 मंडल कितने जोनों में आते हैं, तो 2 जोन में आते हैं। अगला देखिए, क्योंकि मैं ज्यादा यहाँ पे आपको कार्रवाई नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो का नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। आप, मैं क्वेश्चन दूंगा और आपके पास सिर्फ आंसर देने का ये वीडियो है। तथ्य के साथ हम 9 बजे की वीडियो में बात करते हैं। राजफेड की स्थापना का उद्देश्य क्या था? राजफेड कृषकों को कृषि इनपुट उपलब्ध करवाना, कृषकों से कृषि उत्पादन खरीदना, कृषि उत्पादन की बिक्री करना या उपयुक्त सभी कार्य करना। इस राजफेड का काम क्या था? जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दीजिए मुझे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी कार्य। कृषकों को कृषि इनपुट भी उपलब्ध करवाना है, कृषि उत्पादन खरीदना भी है, कृषि उत्पादन की बिक्री करना, ये सारा काम करती है राजफेड। विश्व बैंक की सहायता से 2 स्थानों पर सहकारी तेल मिलें कहाँ स्थापित की गई है? यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से राजस्थान के किन 2 शहरों में सहकारी तेल मिलें स्थापित की गई है? बीकानेर कोटा, बीकानेर जोधपुर, कोटा गंगानगर या बीकानेर नागौर। कहाँ पे 2 सहकारी तेल मिलें स्थापित की गई है वर्ल्ड बैंक की सहायता से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा और बीकानेर के अंदर, विश्व बैंक की सहायता से। बहुत बड़ी बात है, जब कोई बाहरी संस्था के द्वारा सहायता से कोई स्थापित की जाती है तो अपने आप में वो चर्चित हो जाता है। राज संघ संघ को कौन सा जिला लाभान्वित रहता? राज संघ, ये राजस नहीं है, राजस, हाँ ये राजस है। राजस्व संघ से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है? कोटा, बारां, उदयपुर, जोधपुर। कौन सा जिला है वो राजस्व संघ से लाभान्वित नहीं है? तो ध्यान रखना, जोधपुर लाभान्वित नहीं है। इस भूगोल का कारखाना है माउंट आबू में, आबू रोड पर,
पाउटा चौराहे या जयपुर में इसबगोल का कारखाना प्रसिद्ध कहाँ पे है? वैसे आपको पता है इसबगोल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? जालौर में होता है, घोड़ा जीरा। लेकिन 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार ये सबसे ज्यादा बाड़मेर में उत्पादित हुआ है। एक तो ये याद रखना। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था करंट जीके की क्लास में, आज सुबह 7 बजे क्लास में, बीकानेर में कि चना सबसे ज्यादा होता है, तो एक विद्यार्थी ने शायद कमेंट किया था चूरू के बारे में कहा था चना। तो ध्यान रखना 2017-18 की जो रिपोर्ट आई है उसमें चना सबसे ज्यादा और मूंगफली बीकानेर के अंदर हुई है। ये आंकड़ा ध्यान रखना क्योंकि अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। चना वो कोई विद्यार्थी है वो चूरू बता रहे थे, 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार चना है वो बीकानेर के अंदर हुआ है, याद रखना। तो रिपोर्टें आती है उस रिपोर्ट के आधार पर हमें करना होता है, पीछे पुरानी किताबों के हिसाब से नहीं पढ़ना। तो ध्यान रखना इसबगोल का जो कारखाना है वो आबू रोड सिरोही के अंदर है। इसबगोल सबसे ज्यादा जालौर में होता है वैसे इसबगोल, ठीक है। घोड़ा जीरा भी इसको कहते हैं, एक औषधीय फसल है। और लेकिन वर्तमान 2017-18 के अनुसार बाड़मेर में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। सहकारी दबज में कितने रंग होते हैं? ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में आता है। जो सहकारिता के क्षेत्र में खास करके रीट में टॉपिक है, ये ध्यान रखना। सहकारी दबज में कितने रंग होते हैं? सीधा पेपर में आता है 5 7 3 4। तो सहकारी जो ध्वज है उसमें 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में नागरिक सहकारी बैंक महिला की स्थापना किन शहरों में की गई? यानी सहकारी बैंक, महिला सहकारी बैंक की स्थापना किन शहरों में की? शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में नागरिक सहकारी बैंक यानी नागरिक महिला सहकारी बैंक। जयपुर उदयपुर, जयपुर अजमेर, उदयपुर बीकानेर या उदयपुर जोधपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर और उदयपुर। ये पहली बार आप क्वेश्चन देख रहे हो बहुत सारे। सहकारी कीटनाशक दवा निर्माण संयंत्र और पशु आहार संयंत्र स्थित है। सहकारी कीटनाशक दवा निर्माण संयंत्र और पशु आहार संयंत्र यानी पशुओं के लिए खल चूरी वगैरह होती है ना, वो उसका निर्माण किया जाता है। और कीटनाशक जो दवाइयां हैं उनका निर्माण किया जाता है किस क्षेत्र पे? सहकारिता के क्षेत्र में। अबू रोड सिरोही, किशनगढ़ अजमेर, झोटवाड़ा जयपुर या मंडलगढ़ भीलवाड़ा। देखो एक टॉपिक से मैं कम 5 से 10 क्वेश्चन एक साथ लेके आ रहा हूं ताकि रिवीजन आपका बढ़िया तरीके से उसके। इसका उत्तर है झोटवाड़ा जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड कब बनाया गया? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड कब बनाया गया? 1993, 1 जनवरी, 11 अप्रैल 1993, 16 फरवरी 1993 या 1 अप्रैल 1993। इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग 99% विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन पहली बार पढ़ने के बाद ये दोबारा जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये टारगेट हमारा है। तो 1 अप्रैल 1993 को राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की लिमिटेड संघ बनाया गया। और दोस्तों काफी समस्या थी, बहुत सारे विद्यार्थी इनकी पीडीएफ की मांग कर रहे थे और कुछ पीडीएफ मैंने डाली भी थी, हालांकि उनके आंसर नहीं डाले गए थे। तो आपके लिए खुशखबरी होगी, अगले दिन जैसे ये 8 बजे आज क्लास है, तो कल आपको अगले दिन किसी भी समय टेलीग्राम पर, जो टेलीग्राम हमारा है उस पे नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको इन 50 प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त होगी और विद आंसर प्राप्त होगी। ये ध्यान रखना, आंसर मिलेंगे इनके, ये याद रखना पक्का हर रोज। अगर नहीं मिले तो, अगर आंसर नहीं मिले या जिस दिन पीडीएफ न डालूं, भूल जाऊं, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता देना कि आज पीडीएफ नहीं डाली गई विद आंसर, तो आपको मिल जाएगी। राजस्थान का पहला गिर्ल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है वह जिला, यानी राजस्थान का पहला लिग्नाइट से बिजली उत्पादित, लिग्नाइट क्या है? कोयला है। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है, आपको पता है। तो लिग्नाइट से बिजली उत्पादित करने वाला पहला प्रोजेक्ट गिर्ल में लगाया गया। ये गिर्ल कहाँ पे स्थापित है? याद रखना, कितनी बातें एक साथ हो गई आपको कि गिरल में राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया गया। ये गिरल कहाँ पे है? तो ध्यान रखना बाड़मेर के अंदर है। ये कहाँ पे है? बाड़मेर में। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन जिसके नेतृत्व में ये जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है, ये जो विद्युत मंडल है जिनसे हमें बिजली उत्पन्न होती है, और आपका जो बिल आता है जैसे जोधपुर से है या जयपुर है या अजमेर है, जहां से आपका मंडल है वहां से बिल आता है, तो उसका नेतृत्व करती है राजस्थान विद्युत नियामक आयोग। तो उसका गठन कब हुआ था? तो 2 जनवरी 2000 को हुआ था। कब? 2 जनवरी 2000 को। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना माही बजाज सागर, जाखम बांध, जंबल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना।
अब जो सबसे एक इस क्वेश्चन को याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना वही है जो राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी पर आपको पता है 4 बांध बने हुए हैं। एक तो मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध, एक अपने राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में आ जाता है राणा प्रताप सागर बांध, फिर कोटा में जवाहर सागर बांध, और फिर एक कोटा में आता है कोटा बैराज। इस कोटा बैराज से विद्युत उत्पादित नहीं होता, पेयजल और सिंचाई होती है, लेकिन इन 3 बांधों से हमें 386 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जिसमें से हमें 50% हिस्सा मिलता है, बाकी किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को मिलता है। तो ये चंबल परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना किन किन राज्यों की साझी परियोजना है? माही बजाज, अब माही का नाम आते ही माही बजाज यानी जमुनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है। तो माही बजाज सागर परियोजना से यानी किन किन राज्यों की साझी हिस्सेदारी है? गुजरात, मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश यानी गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये। राजस्थान का हिस्सा यानी खर्चा इसका राजस्थान का लगता है 45% और गुजरात का लगता है 55%। लेकिन जो बिजली उत्पादित होती है 144 मेगावाट, वो सारी की सारी किसको मिलती है? राजस्थान को प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अब ध्यान रखना मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ चंबल परियोजना है, और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सरदार सरोवर जो परियोजना है वो इन चारों की परियोजना है। चंबल परियोजना किन किन राज्यों की साझी परियोजना है? भूलोगे नहीं, मैं बता दिया, और साथ साथ में देखो कंटिन्यूस पर्सन आ रहे हैं तो आप भूलोगे नहीं। चंबल परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, और ध्यान रखना जो विद्युत उत्पन्न होती है उसकी 50-50 मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलती है। 3 बांधों से बिजली उत्पादित होती है 386 मेगावाट। इसका आधा करोगे तो 193 मेगावाट आएगी। दोनों आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं। पुर्तगढ़ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थापित है? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, जिसको राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहा जाता है, सूरतगढ़। पुराना गांव गंगानगर में है, अनूपगढ़ गंगानगर में है, भादरा हनुमानगढ़ में है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो जानते हो आप, श्री गंगानगर जिले के अंदर है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब श्री गंगानगर के किस गांव में है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, ठुकराना गांव श्री गंगानगर के अंदर सूरतगढ़ थर्मल पावर है। वर्तमान में 8 इकाइयां इसकी कार्यरत है, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित की जा रही है। पहली इकाई इसकी शुरुआत 1999 को हुई थी। राजस्थान का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन करने वाला पावर स्टेशन बना हुआ है। तीर्थ सर्किट में शामिल किए गए स्थान है। तीर्थ देखो, राजस्थान में अलग अलग ढूंढाड़ सर्किट है, मारवाड़ सर्किट है, गोडवाना सर्किट, पुष्कर सर्किट, उसके अंदर जो स्थल है, पर्यटक स्थल है, उनको लिया गया और उनके विकास का काम होता है, अलग अलग नाम दिए गए। तो जो तीर्थ सर्किट है उसमें कौन सा शामिल है? अजमेर, पुष्कर, नाथ द्वारा व महावीर जी, प्रयुक्त सभी। क्या उत्तर हो सकता है इसका? तीर्थ सर्किट में कौन कौन से शामिल है? तो ध्यान रखना सारे शामिल है। अजमेर के जो भी पर्यटक स्थल है, पुष्कर पर्यटक स्थल है, और नाथ द्वारा राजसमंद और श्री महावीर जी करौली, ये सारे के सारे तीर्थ सर्किट में शामिल हैं। एक दिन मैं पर्यटन आपको कराऊंगा तो सारे सर्किटों के बारे में अवगत करवाऊंगा। हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने व पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव बसाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी जो लगातार पिछले 6 महीने साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और जो सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की रोज क्लास देखता है, शायद ही उसका क्वेश्चन ये गलत होगा। कुंडाग्राम आमेर में, कोटपुतली जयपुर में, मंडाना कोटा में, या फलोदी जोधपुर में हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने व पर्यटकों को आकर्षित करने तो हाथी गांव कहाँ बसाया गया है? ध्यान रखना, भारत व राजस्थान का प्रथम है और विश्व का तीसरा है। भारत व राजस्थान का प्रथम है, तो आमेर के अंदर कुंडा ग्राम में बना हुआ है। आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु मंदिरों के विकास में जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा प्रारंभ योजना है। आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु मंदिरों के विकास में जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु देवस्थान विभाग होता है द्वारा प्रारंभ योजना है। इसके द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो सीधा बता देता हूं मैं, अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना। कौन सी? जय यानी जन सहभागिता का मतलब जनता अगर उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है तो उनका धाम है। मान लो कोई मंदिर है, किसी व्यक्ति ने उस पर धन लगा दिया, उसका काम हो गया, और अपना नाम उस पर अपना नाम लिखवा सकता है कि मेरे द्वारा इतनी राशि इसमें भेंट की गई, मैंने इतना इसका निर्माण करवाया। तो इसके लिए देवस्थान विभाग, ये देवस्थान विभाग पहले तो हमारे राजस्थान के जो मंत्री थे, ठीक है, विश्वेंद्र सिंह, उनके पास था, लेकिन अब वर्तमान में इन्हें पद से हटाने के बाद ये स्थान अब गोविंद सिंह डोटासरा ने ले लिया है। तो अपना धाम अपना काम अपना
नाम योजना। पीकॉक गार्डन स्थापित किया गया है, लगा लो स्टार, कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। पीकॉक गार्डन राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। पीकॉक गार्डन, शायद आपने नहीं सुना होगा इसका नाम, लेकिन आज सुन लेना, लेकिन कभी इसके बाद में ये आपके सामने क्वेश्चन आए, भूलना मत। पीकॉक गार्डन ध्यान रखना जयपुर के अंदर है। पीकॉक गार्डन का पीकॉक गार्डन का मतलब पीकॉक होता है मोर, मोर की आकृति का पार्क बना हुआ है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस स्थापित किया जाएगा, यानी स्थापित हो चुका है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, कालबेलिया एक नृत्य है, कालबेलिया एक जाति भी है, उनके द्वारा यानी कालबेलिया नृत्य सिखाने के लिए स्पेशल एक डांस संस्था खोली जाएगी। वो कहाँ स्थापित की जाएगी? जोधपुर, भीलवाड़ा, पुष्कर, जयपुर में। तो कालबेलिया ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। धनिया उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? धनिया, बारां, जालोर, नागौर, हनुमानगढ़। इसका जवाब मुझे कमेंट करके दे दो, और कमेंट करके देना है। 2017-18 की जो रिपोर्ट है मैं करवा चुका हूँ, कृषि रिपोर्ट 2017-18। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक कुछ मिल जाएंगे, नहीं तो लगातार वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये देख लेना। जिसने 2017-18 की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है वो पढ़ लेना। सर्वाधिक धनिया कहाँ पे हुआ है? बारां, जालोर, नागौर, हनुमानगढ़। मैं आपको 1 मिनट का उसमें में देता हूँ, इसका उत्तर आप क्या दे सकते हो? जो लगातार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, क्या इसका सही जवाब दे पाते हैं? और वीडियो को लाइक कर दिया करो, सारे विद्यार्थी शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, ताकि हम लगातार 8 बजे की क्लास से जुड़े रहें, लगातार इस पे हम सफल होते रहें। 9 बजे की क्लास भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य के साथ प्राप्त होती है, तो उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। ध्यान रखना, 2017 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो धनिया हुआ है वो झालावाड़ में हुआ है। हालांकि 12 में होता है, लेकिन झालावाड़ में हुआ है। झालावाड़ ऑप्शन नहीं है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 12 इसका उत्तर आ जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, राजस्थान में मैक्सिकन, सोना कल्याण, सरबती, सोनेरा, कोहिनूर आदि किस फसल की किस्म है? सीधा सीधा पेपर में आता है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या आया हुआ है? मैक्सिकन, सोना कल्याण, सरबती, सोनेरा। ज्यादातर सोना कल्याण और मैक्सिकन सबसे ज्यादा आता है। ये किस फसल की किस्म है? ये किस फसल की किस्म है? सोना कल्याण, मैक्सिकन, सोनालिका, ये सारी गेहूं की है। ठीक है, कौन सी? 1482 भी आप पढ़ते हो, 1443 भी आप, 43 भी आप पढ़ते हो, 1444 भी, ये सारी गेहूं की है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जिस फसल पे पड़ा, गेहूं रबी की फसल है। कैसी है? रबी की। मक्का किसकी फसल है? खरीफ की फसल। ज्वार भी खरीफ की फसल है, और बाजरा भी खरीफ की फसल है। ठीक है, फसलों के बारे में याद रखना आपको, रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, जायद की कौन सी है। ज्योति, RS6 आदि किसकी किस्में हैं? ज्योति, RS6। देखो, दो टॉपिक राजस्थान के संदर्भ में ऐसे हैं, एक तो पशु वाला टॉपिक और एक कृषि का, जहां से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो किस्मों से आते हैं। किस्मों से तो प्रजाति पूछी जाती है सीधे सीधे। तो ज्योति और RS6 गेहूं की है, मूंगफली की है, उड़द की है, या जौ की है? ध्यान रखना, जौ की है ये, जो एक रबी की फसल है। ज्योति और RS6 किसकी किस्म है? जौ की। राज्य की वह फसल कौन सी है जिसे शराब व बियर बनाई जाती है? राज्य की वह फसल कौन सी है जिसे शराब और बियर बनाई जाती है? और लगभग आपको पता होगा, जो यूज करता है उनको पता होगा कि ये तो जौ का पानी है। सुना होगा आपने कि ये जौ का पानी है। तो बियर और शराब बनती है, ज्यादातर बियर होती है वो जौ के पानी से बनती है। अगला, बाजरा मूल रूप से कहाँ का पौधा है? जो बाजरा खरीफ की फसल है, और पश्चिमी राजस्थान में खास करके ये बोया जाता है। राजस्थान में खरीफ की फसल में, खाद्यान्न में, और सबसे ज्यादा स्टेमिना बढ़ाने वाला जो बाजरा है वो मूल रूप से किसका पौधा है? यूरोप का है, ऑस्ट्रेलिया का है, अफ्रीका का, या भारत का है? तो ध्यान रखना, बाजरा है वो अफ्रीका का मूल रूप से पौधा, और वहां से हमारे भारत में आया है। और मैं बाजरा के बारे में तो बहुत बार बता चुका हूँ। अभी 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाजरा अलवर में हुआ है। बहुत ही बड़ी बात है। सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र था बाड़मेर में, और सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र था जोधपुर में, ये याद रखना। अगला, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है? सबसे ज्यादा बाजरा, तो हमारे सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। सरसों और बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, ये याद रखना। मोलिया रोग राज्य की किस फसल से संबंधित है? देखो, आज फसलों ही फसलों के। अब राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? तो लालचंद कटारिया, ध्यान रखना, राजस्थान के कृषि मंत्री। और हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। और किसान आंदोलन के चलते काफी, आपको पता है, चर्चा में रहे थे। तो मोलिया रोग राज्य की किस फसल से संबंधित है? मोलिया रोग हो जाता है मोलिया, तो ये जो की फसल से है। तो जो के आज 3-4 क्वेश्चन आ गए आपके सामने। ज्योति किस्म आ गई, एक वो
तो बियर वह शराब बनाई जाती है, और एक मोलिया रोग आ गया। राज्य की वह फसल जिसे सोरगम भी कहा जाता है, राज्य की वह फसल जिसे सोरगम भी कहा जाता है, ज्वार, मक्का, गेहूं, बाजरा। क्या उत्तर हो सकता है? तो सोरगम कहते हैं ज्वार को, और ये सबसे ज्यादा अजमेर में होती है। किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनाया जाता है? किस फसल की पत्तियों से? देखो कमेंट में साथ साथ में जवाब देते रहना, क्योंकि इस वीडियो का नाम भूलना मत। हमारे सवाल आपके जवाब, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए और ये समझ लेना कि आपके गलत हो रहे हैं। और देखो कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ में क्वेश्चन साथ साथ में उत्तर लिखा करो, लास्ट में मुझे बताया करो कितने क्वेश्चन सही होते। एक या दो विद्यार्थी कल थे जिन्होंने मुझे बताया था कि मेरे सर इतने क्वेश्चन सही है, बाकी किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हो। कॉपी पेन लेके बैठोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कितने सही है। और उस विद्यार्थी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, जिस विद्यार्थी ने मुझे कहा था कि सर मेरे इतने में से इतने, ये बहुत बड़ी बात है। संजय गुर्जर जी थे जिन्होंने कहा मेरे 50 में से 43 क्वेश्चन सही है। बहुत अच्छी बात है। हालांकि कुछ राजगोला भरतपुर जी, इनका भी कमेंट था, मनीष पारिक जी का भी था कल के वीडियो में, पूजा शर्मा का था, ओम प्रकाश बेरवा जी का था, और सुमी कूट नाम से है उनका भी था, और महेंद्र मुवाल महेंद्र सिंह जी का था। कुछ कमेंट में उनके जवाब थे, अच्छे थे। अनिशा बिश्नोई ने भी कहा था वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू उनको। एक था प्रेम सैनी का, उन्होंने कहा था कि सर मार्बल में तो टॉप पर रासमंद होगा, क्लियर करें। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन नागौर और रासमंद में होड़ लगी रहती है, कभी नागौर टॉप पे आता है, कभी रासमंद आता है, तो ये थोड़ा देख लें आप। उसके बाद में शकुंतला देवी ने जवाब दिया था, और चेन्ना ओसवाल जी ने भी जवाब दिया था, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एक ही विद्यार्थी थे जिनका नाम फिर बताता हूँ मैं, संजय गुजर जी, जिन्होंने कहा 50 में से 43। कल के वीडियो के ऑफलाइन ये कमेंट थे, मैंने देखे थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, और क्वेश्चन कितने सही होते हैं वो आप देखा करो। और जो टॉपिक से गलत हो रहे हैं उनको कॉपी पेन पे लिखोगे तभी पता लगेगा ना कि इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत हो गए। फिर आप उसको पढ़ो, पूरा दिन आपके पास होता है, उस टॉपिक को पढ़ो। तो मक्का की हरी पत्तियों से कौन सा साइलेज नामक चारा बनाया जाता है? और मक्का खरीफ की फसल है, और दक्षिणी राजस्थान खास करके उदयपुर और भील जनजाति क्षेत्र में ये मक्का सर्वाधिक होता है। रिज का नाम सुना क्या आपने? रिज का, जैसे बरसीम होती है ना, बरसीम, वैसे ही रिज का होता है। इस फसल को बोया जाता है चारे के लिए। उड़द, उड़द की दाल होती है। राज्य की किस फसल का संबंध माही कंचन, ये कंचन है, माही धवल किस्मों से? पेपर में आते ही आते हैं, 100% पूछा जाता है इन दो किस्मों को, माही कंचन, माही धवल किस्मों। बाजरा की है, मटर की है, मूंग की है, मक्का की। माही कंचन, माही धवल, माही कंचन, माही धवल। अब माही आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं। माही किसको कहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे माही कंचन और माही धवल मक्का की फसल है। कौन सी? माही कंचन और माही धवल मक्का की फसल है। इसके अलावा जितनी भी आएगी वो सारी किसकी होगी? चावल की होगी। अगला, मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? मेवाड़ की गद्दी पर जब राणा सांगा बैठे उस समय दिल्ली का शासक कौन था? यह आज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब भी दिया था। तो बताइए आप इसका सही क्या हो जाएगा? अब आपको ये पता होगा ना कि सांगा 1509 में गद्दी पर बैठा था। उस समय दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का राज था? लोधी वंश का राज था। कब से कब तक? 1451 से 1526 तक। ये याद होगा ना कि दिल्ली पर लोधी वंश का राज था। अब सिकंदर लोधी उस समय शासक थे जिन्होंने 1504 में आगरा शहर बसाया था। तो आगरा, राणा सांगा जब गद्दी पर बैठे उस समय सिकंदर लोधी शासक थे। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? दिवेर राजसमंद में है, और ये क्वेश्चन तो आपसे छूटा नहीं है। 1582 में युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य लड़ा गया था दिवेर का युद्ध? महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच, महाराणा प्रताप राजा मान सिंह के बीच, अमर सिंह और शहजादा खुर्रम की सेना के बीच, या महाराणा प्रताप या शहजादा सलीम की सेना के बीच? तो ये तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से पता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सब विद्यार्थी जानते हैं महाराणा प्रताप और अकबर के किलेदार सुल्तान खां के बीच हुआ था दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा, और इसी युद्ध से महाराणा प्रताप के विजय की श्री गणेश कहलाती है। और ये युद्ध विजयदशमी को जीता गया था, अक्टूबर 1582 को। कर्नल जेम्स टोड ने किसे मेवाड़ का मैराथन कहा? क्वेश्चन आ गया, कर्नल जेम्स टोड ने किसे मेवाड़ का मैराथन कहा? तो उत्तर हो जाएगा जल्दी से, दिवेर के युद्ध को कहा था। खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी को किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था। और हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। ये आपको पता है। चित्तौड़ का युद्ध, चित्तौड़ के 3 युद्ध होते हैं, 1303 का साका, 1534 का दूसरा साका, और 1567-68 का तीसरा साका। 5 फरवरी 1615 को किस मेवाड़ के शासक ने अपनी पहली बार मुगल साम्राज्य से संधि की थी? कहने का मतलब
इस मुगल शासक ने पहली बार मुगल साम्राज्य से संधि की थी? कब की थी? तारीख भी वो दे चुका है, 5 फरवरी 1615 को। और जानकारी बता देता हूँ, राजसमंद झील के किनारे जो राज प्रशस्ति लिखी हुई है उसमें इस मुगल संधि की जानकारी भी मिलती है। तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उन्होंने मुगलों से संधि की थी और उस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर। ध्यान रखना, ये वास्तविक रूप से जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि होती है, लेकिन जहांगीर की तरफ से खुर्रम जो साझा बना था बाद में, और अमर सिंह की तरफ से इसका पुत्र कर्ण सिंह, दोनों संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। किस मेवाड़ के शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से उसकी इच्छा अनुसार उसके धर्म की रक्षा करते हेतु 1660 में विवाह किया था? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसने उसकी इच्छा अनुसार, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं एक हिंदू शासक से शादी करूंगी, और धर्म की रक्षा करने का मतलब क्या हुआ कि औरंगजेब इससे शादी करना चाहता था और इसने कहा मैं एक हिंदू शासक से शादी करूंगी, इसलिए राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर ये शादी की थी। कब? 1660। अब राज सिंह का शासनकाल याद रखना, 1652 से लेकर 1680 तक ये गद्दी पर बैठा था। विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रोलर की इसको उपाधि दी जाती है। मेवाड़ शासक जिसने 1685 से 1651 के मध्य गोमती, जामरी, बगार आदि नदियों के पानी को रोककर डेबर नामक स्थान पर डेबर झील का निर्माण करवाया। वह मेवाड़ का शासक जिसने 1685 से 1691 के मध्य एक तो गोमती, एक जामरी और बगार, ज्यादातर गोमती नदी आती है, उसके पानी को रोककर डेबर, डेबर का मतलब होता है कि इस उदयपुर क्षेत्र में एक डेबर दर्रा है, उस दर्रे को से पार कराकर ये पानी लाया गया। तो वो किसने लाया? तो ये जय सिंह थे, उस समय जय सिंह शासक थे। देखो राज सिंह तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी बताया था 1652 से लेकर 1680 तक था राज सिंह, उसके बाद में शासक कौन आया? जय सिंह ने डेबर झील का निर्माण किया, जिसको जयसमंद झील कहते हैं, और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती है, तब उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूली जाने वाली लाग क्या कहलाती है? मान लो ये कोई गांव है और राज्य की सेना किसी युद्ध करने जा रही है, रात्रि हो गई, और अगर यहाँ इस गांव में उसने पड़ाव डाल दिया, ठीक है, ये गांव है और पड़ाव डाल दिया, तो एक खासियत होती थी, जिस गांव में पड़ाव डालता था उस गांव के सभी लोगों को मिलकर, या वहां का सरपंच होता था, उस गांव की सेना का खर्चा यानी खाने पीने का, भोजन की व्यवस्था करनी होती थी। वो कर कौन सा कहलाता था? जाजम लाग, खिचड़ी लाग, डांड या चमरी लाग, वो कौन सा होता था? इंपॉर्टेंट देखो, जहां भी सेना जिस गांव से गुजरे, रात्रि हो गई, विश्राम करना है, उस भोजन की व्यवस्था करने की जो व्यवस्था होती थी, लाग होती थी, खिचड़ी लाग उसको कहते थे, पढ़ा होगा आपने। भूमि के विक्रय पर वसूली की जाने वाली लाग को क्या कहते थे? भूमि जब बेची जाती है, आजकल अपने भूमि बेचते हैं ना, तो तहसील में जाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, खर्चा लगता है, उस समय भी भूमि बेचने पर वसूल एक लाग होता था, कर होता था, वो वसूला जाता था। उस कर को क्या कहते थे? डांड, दान, सिंगोटी या जाजम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। जाजम कहते थे उसको, क्या कहते थे? जाजम। लड़की के विवाह के अवसर पर वसूली जाने वाली लाग निम्न में से कौन सी होती थी? जब लड़की की शादी की जाती थी तो उस पे भी टैक्स दिया जाता था, उसे क्या कहते थे? तो चमरी लाग कहते थे। आपको पता है 5 रुपए चमरी लाग कर, जब ये आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जो बिजोलिया क्षेत्र है वहां से, मेवाड़ क्षेत्र से 5 रुपए कर किसने लिया था? कृष्ण सिंह ने लिया था। कृष्ण सिंह ठिकानेदार था, 5 रुपए कर, जिसके विरोध में आंदोलन भी हुआ था, 1906 से शुरू हो गया था। 1903 में ये चमरी कर लगाया था, तो 1906 में ये आंदोलन बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता है। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। तलवार बंधाई कर, ये भी कर है, पृथ्वी सिंह कृष्ण सिंह के बाद शासक आया था, उसने तलवार बंधाई कर लगा दिया था, एक उत्तराधिकारी कर है। जागीरदार के घर में विवाह होने पर गांव वालों से वसूली जाने वाली लाग या कर को क्या कहते थे? जागीरदार कह लो या ठिकानेदार। देखो ऊपर अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों के नीचे हुआ करते थे कौन? राजा, और राजाओं के नीचे ठिकानेदार होते थे, अलग अलग ठिकानों के, रियासतों के। तो जब ठिकानेदार के घर शादी हुआ करती थी, तो वो सारा खर्च गांव वालों के ऊपर आ जाता था। उस कर को क्या कहते थे? रिपीपर्स, ज्योति चमरी, बिंदोले की लाग या सभी? कौन सा कर होता था? तो ध्यान रखना, बिंदोले की लाग, बिंदोले निकालते हैं ना, यानी बिंदोले की लाग उस कर को कहते थे। मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग को क्या कहते थे? मवेशी यानी पशु पक्षियों, यानी जो पशु होते थे उनको बेचा जाता था तो भी लाग लगते थे। आपने पढ़ा है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों शुरुआत? 84 प्रकार के कर लगते थे, इतने प्रकार के करते लाग बाग करों के विरुद्ध, यानी कृषि करों को छोड़कर इतने करते, मवेशी प्रकार, जमीन बेच दी, खरीद ली, इतने सारे कर थे कि जनता परेशान थी। अब हिसाब लगाओ, और उसमें ऐसा सिस्टम होता था कि अगर एक व्यक्ति के पास 100 रुपए आते थे, तो
80 से 85 रुपए अंग्रेजों के खाते में चले जाते थे। इतना भयंकर अत्याचार था। तो मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग को क्या कहा जाता था? सिंगोटी कहा जाता था। क्या कहते थे? सिंगोटी कहा जाता था। अगला, प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स क्या है? भारत संघ में रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात शासकों को दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता था। मारवाड़ में सेना के खर्च हेतु लिया जाने वाला कर था। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की अनुमति थी, या फिर उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रीवी वर्ष, ये पर्स आपको पता है इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था एक संशोधन के तहत। तो ये क्या था? भारत संघ में रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात शासकों को दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता यानी पेंशन दी जाती थी। बहुत सारी राजा ऐसे माने नहीं थे, और बाद में ये क्या है कि इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त कर दिया। मिसल क्या है? एक भूमिकर है, सेना का एक अग्रभाग है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति है, या शासकीय नियंत्रण वाली भूमि है। मिसल क्या है? तो राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति होती थी। जैसे मान लो किसी को 6,000 का मनसबदार दिया जाता है तो वो आगे बैठेगा, फिर 5,000 के को 2 बार, ऐसे यानी पदवी के अनुसार से बैठने की जो परंपरा थी वो मिसल कहलाती थी। नया चूड़ा पहनने के अवसर पर कृषकों से ली जाने वाली लाग कहलाती थी। जब जो देखो जागीरदार होता था, या जो कौन होता था, ठाकुर होता था, तो उसकी जो पत्नी होती थी ठकुराइन, ठीक है, ठकुराइन चूड़ा बदलती थी, चूड़ा बदलती थी, तो कृषकों से वो लाग लिया जाता था, कर लिया जाता था। उसको क्या कहते हैं? तो नाम से पता लग जाएगा, तो चूड़ा लाग लिया जाता था। देखो कितने प्रकार के कर हो गए। अगला, राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत थे। राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत, तो इनका नाम जानते हो, संत पीपा, जो एक चौहान वंश से संबंधित रखते थे, गागरोन के ये जागीर के शासक थे, और वहां इन्होंने राजपाट छोड़ दिया और रामानंद जी के ये शिष्य बन गए। आपको पता है 3 चीजें इनकी याद रखनी होती है: मंदिर, छतरी और गुफा। छतरी गागरोन दुर्ग में है, गुफा टोडा राय टोंक में है, और समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर है। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किसी पीर के यहाँ मुगल बादशाह आए थे। यानी अपने पुत्र सलीम, ये सलीम जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पैदल चलकर 5 बार मुगल बादशाह आया था अजमेर। कौन सा था? अकबर था। अकबर 5 बार जियारत करने पैदल आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर 5 बार सलीम के जन्म की दुआ मांगी थी कि अगर मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है स्वस्थ रूप से, तो मैं 5 बार पैदल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आऊंगा, और वास्तव में आया था। निम्बारक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है राजस्थान में? निम्बारक, जिसकी स्थापना निम्बारकाचार्य के द्वारा ये संप्रदाय चलाया गया था, जिसमें सलेमाबाद, मसूदा, करौली या मुकाम। तो सलेमाबाद जो रूपनगढ़ नदी के किनारे है अजमेर में। हाल ही में आपने करंट में पढ़ा होगा कि इस रूपनगढ़ में जो कौन सी पीठ थी? निम्बारक पीठ। अब इस जो सलेमाबाद पीठ है इसका नाम बदलकर निम्बारक तीर्थ कर दिया गया है। जैन संत दंत सूरी का समाधि स्थल कहलाता है। जैन संत एक दंत सूरी है, उनका समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो याद रखना, दादाबाड़ी। क्या? दादाबाड़ी। भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। भीलवाड़ा जिले में कौन से संप्रदाय है? वैष्णव संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, या रामसनई संप्रदाय, या है ही नहीं? तो ध्यान रखना, रामसनई संप्रदाय की खास करके संत रामचरण जी की शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रमुख पीठ है रामसनई संप्रदाय की। ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। आज मैं आशा करता हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और इन क्वेश्चनों को देखा होगा। जो नहीं आता, आशा करता हूँ दोबारा इस क्वेश्चन को जरूर देखोगे, और कितने 50 में से आपके पूरे 50% है, ध्यान रखना 50 में से कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं मुझे जरूर बताओगे। और ध्यान रखना, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, मैं टॉपिक लगभग दे रहा हूँ 4 से 5%, जो टॉपिक में से गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को आप देखोगे और बाद में दोबारा उसका अध्ययन करोगे, ताकि कभी भी आपके सामने दोबारा प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आज 9 बजे आपको चित्रकला की क्लास मिलेगी खास करके, और सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास देखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।